जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू उद्भव IAS. Myself Jatin Rawal presenting you the next video in the series of Indian Polity. हमने पिछले 2 वीडियोस में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 तक कंप्लीट कर लिया है और इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से और फर्दर किस तरह से डेवलपमेंट होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे सामने है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं जो कि हमारा अब तक का फ्लो रहा है. 1914 से लेकर 1990 तक अगर हम इंडिया से बाहर जाए एक बहुत ही मेजर इवेंट हमें देखने मिलता है जो कि है वर्ल्ड वॉर 1. एम आई राइट? जिसके अंदर ब्रिटिशर्स की हार हो जाती है. ये सब हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, सबको पता ही होगा. और इसी के साथ साथ एक और मेजर इवेंट होता है जिसे हम कहते हैं अगस्त स्टेटमेंट ऑफ 1917. अब भैया क्या थी अगस्त स्टेटमेंट ऑफ 1917? तो इसके अंदर ब्रिटिशर्स ने पहली बार ये कहा, क्या कहा? पावर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द रिस्पॉन्सिबल हैंड्स ऑफ इंडियन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया. मतलब इसका टेक अवे मीन ये है कि ब्रिटिशर्स ने पहली बार इंटरेस्ट शो किया है किसमें? इंडिया के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने का. ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा बेस क्रिएट करता है. ठीक है, तो पहला मेजर पॉइंट हमारे लिए हो गया वर्ल्ड वॉर 1 और दूसरा हो गया अगस्त स्टेटमेंट ऑफ 1917. अब इसी के साथ साथ एक और चीज़ का हमें ध्यान देना है कि इस वक्त हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे मिस्टर मॉन्टेग चेम्सफोर्ड, इसी की वजह से इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है. एज अ फैक्ट बस हमें याद रखना है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. लेट्स कंटिन्यू. अब जब एक्ट का बैकग्राउंड हमने समझ ही लिया है तो एक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज हम जान लेते हैं. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी. ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट कहाँ? एट प्रोविंशियल लेवल. एट प्रोविंशियल लेवल. एम आई क्लियर? मतलब ये कि अब डायरकी का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ 2. अगर हम सिंपल वर्ड में समझें तो रूल ऑफ 2. ठीक है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उन सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड. ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे हो जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरल स्ट्रक्चर. बाइकैमरल स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा क्या होता है ये बाइकैमरल स्ट्रक्चर. ये बाइकैमरल स्ट्रक्चर और कुछ नहीं, एग्जिस्टिंग इंडिया के अंदर आज के टाइम पे जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है 2 हाउस वाला, उसी की शुरुआत हो चुकी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में. ठीक है, यानी कि 2 काउंसिल्स रहेगी, लोअर हाउस और अपर हाउस. ठीक है, लोअर हाउस के अंदर कौन रहेगा? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, और अपर हाउस में कौन है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राइट, जो कि आज भी है हमारे यहाँ राज्यसभा, और लोअर हाउस को कहते हैं हम लोकसभा. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा. ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान रखनी है. पहली तो इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरल स्ट्रक्चर. ठीक है, और एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ
डायरेक्ट इलेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। जी हाँ, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आगे चल के हमारे लिए कि किस तरह से जो फ्रेंचाइज दी जाती है, यानी कि वोटिंग का जो अधिकार है वो किस तरह से दिया जाता है, उसके लिए हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि मेजॉरिटी किसकी होगी, मतलब कि मेजॉरिटी अगर हम काउंसिल्स में देखने जाए तो वो इलेक्टेड मेंबर्स की होगी। जो अब तक हम देखते आ रहे थे कि नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, जिन्हें कौन नॉमिनेट करता था, ब्रिटिशर्स नॉमिनेट करते थे, उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा रहती थी। लेकिन अब यहाँ पे हमें इलेक्टेड मेंबर्स की मेजॉरिटी देखने मिलेगी। मतलब अब इंडियंस के हाथ में थोड़ा थोड़ा पावर जो है वो हमें देखने मिलने वाला है आगे चल के। ठीक है, चौथा टेक अवे क्या है इस एक्ट का हमारे लिए, वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उस काउंसिल में हमने सबसे पहले पर्सन को देखा था। कौन था? मिस्टर सत्येंद्र सिन्हा, जो कि उस वक्त एक काउंसिल में सिर्फ इकलौते मेंबर थे। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर, इसी काउंसिल के अंदर 3 इंडियंस को बैठने की परमिशन मिल जाती है। मतलब जो मेन एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वाइसरॉय की, जहाँ से सारे डिसीजंस लिए जाते थे, वहाँ पर अब 3 इंडियन बैठेंगे, ना कि सिर्फ एक। ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस एक्ट का, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, 1926 के अंदर जो कि आज की हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है अंडर द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। ठीक है, मतलब 1919 के एक्ट के अंतर्गत इस पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। हमने क्या क्या देखा अब तक, बैकग्राउंड देख लिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड भी रिफॉर्म्स भी कहते हैं, ये भी देख लिया। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी हमने देख ली, इंट्रोडक्शन ऑफ बाईकैमरल स्ट्रक्चर हमने देख लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन हमने देख लिया। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर अब 3 इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है, ये भी हमने देख लिया। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात आखिरी, पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है। ठीक है, अब कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम भी एक्सटेंड किया जाता है। मतलब ये कि जो पहले कम्युनल इलेक्टोरेट हमें मुस्लिम्स के लिए देखने मिलता था, हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में कि कम्युनल इलेक्टोरेट एक्सटेंड किया जाता है। कमेंट्स में बताना कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसी कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम जो थी उसको अब एक्सटेंड किया जाता है। किसके लिए? सिख कम्युनिटी के लिए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, वुमेंस के लिए, वर्कर और लेबर क्लास के लिए, एक्सेट्रा, इन सभी के लिए कम्युनल इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट टेक अवे है हमारा 6th पॉइंट। ठीक है, आई होप ये सारे 6 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, है ना। अब हमें ये तो पता चलना चाहिए कि इतना बड़ा जो हमने एक्ट बनाया, उस एक्ट का रिव्यू कैसे होगा, राइट। इस रिव्यू के लिए ब्रिटिश सरकार ये कहती है कि हम अगले 10 सालों में एक वर्किंग कमेटी बनाएंगे जो इस एक्ट को रिव्यू करेगी। ठीक है, मतलब ये कि ये एक्ट का कामकाज कहाँ तक पहुँचा है, इसे हमें रिव्यू करना है। ठीक है, अगले 10 साल अगर हम गिने तो 1919 से होते हैं 1929, एम आई राइट। लेकिन हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने मिलती है, एक इवेंट होता है 1927 के अंदर, यानी कि इस एक्ट के 8 साल बाद, ऑलमोस्ट 8 साल हम कह सकते हैं। क्या होता है? साइमन कमीशन, जो हमें स्लोगन बहुत याद रहता है, ऑलमोस्ट सभी की ज़ुबान पे होता है कि साइमन गो बैक। जी हाँ, उसी साइमन कमीशन को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। अब जब बात 10 साल की हुई थी तो ये 8 साल में ही क्यों लाया गया, ये हमारे लिए एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन के 2 आंसर है। सबसे पहला तो ये कि इंग्लैंड के अंदर होने वाले होते हैं इलेक्शंस। अब अगर इंग्लैंड के अंदर सरकार को अपनी मेजॉरिटी बनाए रखनी है तो उसे अपनी कॉलोनी इंडिया का सपोर्ट चाहिए रहेगा, और ये बताना पड़ेगा कि हम इंडिया के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि इंग्लैंड की जो प्रजा है
वो भी खुश हो और उन्हें वोट दे और उन्हें जिताए। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इलेक्शन होने वाले होते हैं इंग्लैंड के अंदर। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो ये है कि अब इंडिया की जो पॉलिटी थी उसके अंदर भी टर्बुलेंस शुरू हो गया था। मतलब ये कि टेंशन्स बढ़ने लगे थे इंडिया की जनता के अंदर, अब गुस्सा बढ़ने लगा था ब्रिटिश सरकार के प्रति। और इन दोनों चीज़ों के चलते हुए 1927 के अंदर ही साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट हो जाता है। ठीक है, नवंबर 1927 सर जॉन साइमन के अंतर्गत साइमन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब इस बात को आप दिमाग में रखिएगा अपने। चलिए एक दूसरा डेवलपमेंट हम देख लेते हैं क्या होता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उस वक्त जो होते हैं वो होते हैं मिस्टर बर्किनहेड। मिस्टर बर्किनहेड, अब इस बंदे को जानना क्यों ज़रूरी है? इन्होंने हमारे इंडिया के अंदर सारी पार्टीज़ को चैलेंज किया। क्या चैलेंज किया? टू प्रिपेयर अ कॉमन ड्राफ्ट, टू प्रिपेयर अ कॉमन ड्राफ्ट अबाउट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एंड रिलेटेड रिफॉर्म्स। ठीक है, मतलब ये कि जो सर बर्किनहेड है उन्होंने हमारे अंदर इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा कि आप सब मिलिए, एक कॉमन एजेंडा डिसाइड कीजिए, और अगर वो चीज़ हो जाती है तो हम उसके हिसाब से आगे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। ज़रा इस बात पे गौर कीजिएगा कि बर्किनहेड को इंडिया के अंदर की सारी कंडीशंस पता थी। उन्हें ये बात पता थी कि इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन दोनों के बीच कितना बड़ा डिवीज़न हो चुका है। उन्हें पता था कि ये चीज़ आगे होने ही नहीं वाली है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ कह सकते हैं एक टाइप का स्वांग रचाया या ढोंग रचाया, ये बताने के लिए कि हम तैयार हैं इंडिया के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए। अल्टीमेटली बैक ऑफ द माइंड उन्हें भी पता था कि ये चीज़ नहीं होने वाली है। ठीक है, अब फरवरी 1928 के अंदर क्या होता है, जो साइमन कमीशन था ना वो इंडिया के अंदर उसकी एंट्री हो जाती है। ठीक है, और इसी वक्त एक और चीज़ होती है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है कहाँ पे? एट कलकत्ता, राइट। यहाँ पे सारी पार्टी मिलती है, यहीं पे वो लोग डिस्कशन शुरू करते हैं कि हमें एक कॉमन ड्राफ्ट बनाना है जहाँ पे हम हमारी सारी डिमांड्स को अच्छे से कोट कर लें ताकि ब्रिटिशर्स उसे मान लें और हमें सेल्फ रूल मिल जाए। ठीक है, मोटी बात यह है, हमें याद रखनी है। अब फ्लो देखें, फरवरी के बाद आता है मई 1928। टाइम आ जाता है अब नेहरू कमेटी का। इसका टाइम आता है नेहरू कमेटी। अब प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द नेम नेहरू, क्योंकि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं हो रही है, लेकिन उनके फादर मिस्टर मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू कमेटी यहाँ पे एस्टैब्लिश होती है। इनका काम क्या रहता है? एक रिपोर्ट तैयार करना, एक कॉमन ड्राफ्ट तैयार करना। ठीक है, मई महीना आ जाता है, मई के बाद जून, जुलाई और फिर अगस्त। अगस्त 1928 के अंदर सबमिशन हो जाता है किसका? नेहरू रिपोर्ट का, यानी कि नेहरू रिपोर्ट अब बाहर आ चुकी है। ठीक है, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत क्या क्या हुआ था। सबसे पहली बात, डोमिनियन स्टेटस। जी हाँ, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, यानी कि यहाँ पे बात होने लगती है सेल्फ रूल की। यहाँ पे नेहरू कमेटी ने अपना एक रिकमेंडेशन दिया था कि इंडिया को चाहिए सेल्फ रूल इन द फॉर्म ऑफ डोमिनियन स्टेटस। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, डोमिनियन स्टेटस कम्प्लीटली डिफरेंट होता है सोवरेनिटी से। ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट विद सोवरेनिटी, ये अलग कंसेप्ट होता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात होती है डोमिनियन स्टेटस की। दूसरी बात यहाँ पर होती है जॉइंट इलेक्टोरेट की। किसकी बात होती है? जॉइंट इलेक्टोरेट की। ठीक है, विथ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स टू द माइनॉरिटीज़। ठीक है,
माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन की मांग की जाती है एक्सेप्ट इन पंजाब एंड बंगाल, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ऑब्वियसली प्रेजेंट थी। ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे होती है जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस। अब न्यू प्रोविंसेस बनाने हैं, लेकिन कौन सी लाइंस पे बनाने हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लिंग्विस्टिक बेसिस पे यहाँ पे प्रोविंसेस बनाने की रिकमेंडेशन दी जाती है नेहरू कमेटी के द्वारा। ठीक है। और एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट होता है फंडामेंटल राइट्स। आगे चलकर हम पढ़ेंगे एकदम डिटेल में फंडामेंटल राइट्स विथ इक्वल राइट्स टू फीमेल्स। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे नेहरू कमेटी कर रही है कि फीमेल्स को भी फंडामेंटल राइट मिलने चाहिए जो कि सेम होने चाहिए मेल्स की तरह। ठीक है। और पांचवी और मैं कह सकता हूँ कि आखिरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है इंट्रोडक्शन होता है यहाँ पे सेक्युलरिज्म का। यहाँ पे एक क्लॉज रखा जाता है कि इंडिया जो होगा वो एक सेक्युलर स्टेट कहा जाएगा। ये भी क्या होता है हम आगे चल के प्रीएम्बल में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। और एक छोटी सी बातें याद रखनी है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेवल, जो कि पहले से चलता आ रहा था। देखिए नेहरू कमेटी को मैंने डिटेल में डिस्कस इसीलिए किया क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है कि उस वक्त हमारे जो एलीट इंडियंस थे जो कि फ्रीडम के स्ट्रगल में लगे हुए थे, उनकी सोच क्या थी, हमें यहाँ से देखने मिलता है कि वो क्या क्या चीज़ें चाहते थे। ठीक है। हालांकि नेहरू रिपोर्ट का भी अपोज किया जाता है बाय मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग ने अब तक विड्रॉ कर लिया था। ठीक है। अब अक्टूबर 1928 साइमन कमीशन को याद कीजिए। साइमन कमीशन के अंदर जितने भी मेंबर्स थे वो सारे ही वाइट ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन नहीं था। मतलब ये कि इंडिया की पब्लिक ने डिमांड रखी है कि कोई एक इंडियन तो एटलीस्ट होना चाहिए, और यहाँ पे एंट्री होती है द मोस्ट ब्रिलियंट मैन डॉक्टर अंबेडकर की। जी हाँ, अक्टूबर 1928 के अंदर डॉक्टर अंबेडकर एज एन एडिशनल मेंबर इन द साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। यहाँ से रोल शुरू होता है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का। अब इन्होंने भी अपने कुछ इनपुट्स दिए थे। इनकी डिमांड्स कुछ ऐसी थी इसके अंदर कि ऑटोनोमस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बिठानी है हमें कहाँ पे, प्रोविंशियल लेवल पे। डायरकी को अबॉलिश करना है प्रोविंसेस पे, और इंट्रोड्यूस करना है सेंट्रल लेवल पे। सेपरेट इलेक्टोरेट बनाना है किसके लिए? डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री में इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को डिटेल में जानते हैं। बस हमें मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्टर अंबेडकर का जो रोल था वो पूरी तरह से एडवाइजरी था। मतलब ये कि उनकी जो एडवाइस थी वो बाइंडिंग नहीं थी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि एडवाइस उनकी बाइंडिंग नहीं थी। 1930 में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट हो जाती है। ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली इस पर कुछ ज़्यादा काम होता नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पे आगे किस तरह से डेवलपमेंट होते हैं। मैं जानता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें मिक्सअप हो रही होगी, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आगे चल के क्लियर हो जाएगा। देखिए अब कैसा होता है, मार्च 1930 के अंदर गांधी जी जो होते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं। ठीक है। अब थोड़ा चीज़ों को समझिएगा। 1930 से लेकर 32 तक एक इम्पॉर्टेंट इवेंट, सीरीज़ ऑफ इवेंट हम कह सकते हैं वो होती है। क्या है वो? है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो लगता है। ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे हो गई है कि जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी सबमिट हो चुकी है। तीसरी जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट कि गांधी इरविन पैक्ट यहाँ पे साइन हो जाता है। ठीक है। चलिए अब इन तीनों इवेंट को कंबाइन करते हैं और देखते हैं क्या आउटकम आता है। जो थर्ड आरटीसी हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर एक वाइट पेपर इशू किया जाता है। अब क्या था वाइट पेपर?
आरटीसी की रिकमेंडेशंस को पब्लिश किया जाता है इस वाइट पेपर के अंदर। अब इन्हीं सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को ब्रिटिश पार्लियामेंट कंसिडर करती है, ठीक है, और एक कमेटी बिठाती है। उस कमेटी का काम होता है एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करना। उस ड्राफ्ट के ऊपर फिर डिस्कशन किया जाएगा और उसे फाइनली एक्ट बनाकर पार्लियामेंट के अंदर पारित किया जाएगा। और यही सीरीज़ ऑफ इवेंट का जो रिज़ल्ट होता है वो हमारे सामने आता है एज इन द फॉर्म ऑफ आउटकम एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो बेस क्रिएट करेगा हमारे आज के एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने किसका काम किया था, 1947 से लेकर 50 तक, जब तक हमारा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं हो चुका। इन द मीन टाइम इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन का काम किया था, ठीक है। और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने बहुत सारी डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की थी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। मतलब ये कि अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है इन द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो आई होप कि आपको अब तक के जितने भी जो इवेंट्स हुए हैं वो क्रोनोलॉजिकली समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए हम उसे यहीं तक रखेंगे। और नेक्स्ट जो मेजर इवेंट होने वाला है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ का एक ध्यान रखिएगा कि 1909 के बाद 1919 आया, 1919 के बाद हम करने वाले 35 का, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है। साइमन कमीशन हमने डिस्कस कर लिया है, ऑगस्ट ऑफर हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। किस तरह से नेहरू रिपोर्ट आती है, उसका सिलसिला कैसे चलता है वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो 1935 जो कि एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो भी हम आगे वाले लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वीडियो को 2-3 बार देखो अगर याद रखना है तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी तो आपको समझ में आ जाएगी, आपको लगेगा ठीक है एज अ स्टोरी लाइन हम कवर कर रहे हैं तो हमारे लिए बेटर है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। लेकिन थोड़े टाइम बाद अगर आपको चीज़ें रिटेन करनी है तो एक ही की है, जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था, रिवीजन इज़ द की, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट्स वगैरह है तो उसे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, हम रिप्लाई देंगे उस चीज़ का। और कोई फीडबैक है आपका वीडियो को रिगार्डिंग, वॉइस के रिगार्डिंग, वीडियो क्वालिटी के रिगार्डिंग, तो भी हमें फीडबैक दे दीजिएगा कमेंट्स के अंदर, ठीक है। दिस इज़ जतिन रावल साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू फ्रॉम 1935। तब तक के लिए जय हिंद।